जय हिंद एवरीवन। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को शुरू हुए 2 साल से भी ऊपर हो चुके। हमें ये तो नहीं पता कि ये वॉर या कॉन्फ्लिक्ट जो भी आप कह लो ये कब रुकने वाला है, लेकिन हम एक एनालिसिस कर सकते हैं कि इसका वर्ल्ड पे और इंडिया पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है। तो पहले हम देखते हैं अभी तक का सिचुएशन क्या है। जो अभी तक का कहानी हम देख सकते हैं कि रशिया ने यूक्रेन के कुछ पार्ट्स को कैप्चर किया है, लेकिन वॉर या कॉन्फ्लिक्ट हम आगे जाते हुए इसे वॉर ही कहेंगे, आप कॉन्फ्लिक्ट भी कह सकते हो। ये जो वॉर है ये एक जगह पे आके रुक गया। यूक्रेन की कुछ टेरिटरी है, वहीं पे ज्यादातर फाइटिंग चल रही है, वहीं पे रशियन मिलिट्री जो है वो अपनी पकड़ बनाए हुए है और धीरे धीरे बहुत धीरे आगे बढ़ रही है। और बाकी जो मिसाइल स्ट्राइक्स है अक्रॉस यूक्रेन वो रशिया कर रहे हैं। लेकिन अगर आप लार्जर पिक्चर देखो, जबकि आप कह सकते हैं हाँ रशियन मिलिट्री तो यूक्रेन में घुस गई है, उनकी टेरिटरी कंट्रोल कर रही है, लेकिन इन अ लार्जर पिक्चर ये रशिया के लिए एक बहुत ही एक बड़ा ह्यूमिलिएशन है। हम देखें तो 2 साल हो गए हैं, 2 साल से ज्यादा ये दो देश लड़ रहे। दिक्कत इसमें नहीं है कि 2 साल हो गए ये देश लड़ रहे। यूएस अफगानिस्तान में 20 साल तक था, 20 साल तक उसे कोई ह्यूमिलिएशन एज सच नहीं हुआ। हाँ, जब वो अफगानिस्तान छोड़ के जा रहे थे तब उनके लिए बहुत ही एक बड़ा ह्यूमिलिएशन था। लेकिन रशिया के लिए ह्यूमिलिएशन इसलिए है क्योंकि अगर आप यूक्रेन और रशियन पावर को कंपेयर करें तो आप समझ जाओगे कि यूक्रेन एक वीक यूरोपियन पावर, यूरोप में भी वो स्ट्रांग नहीं है, यूरोप में भी उसे अगर कंपेयर किया जाए तो वो वीक है। जबकि रशिया वर्ल्ड पावर है, आप यूरोप एशिया में तो छोड़ दो, वर्ल्ड पावर है, वो सीधा यूएस को टक्कर देता है। और वो देश 2 साल से यूक्रेन में लड़ रहा है और वो कुछ ज्यादा गेन्स बना नहीं पा रहा है। जो गेन्स उसने बनाया है आप कह सकते हो वो पहले से ही रशिया का उस पर थोड़ा इन्फ्लुएंस और होल्ड था। और इससे भी जो ज्यादा ह्यूमिलिएटिंग बात है रशिया के लिए वो है कि वेपन शॉर्टेज। अब वॉर में वेपन का शॉर्टेज हो जाता है, इसमें दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब आती है जब आप डेस्परेशन आपके अंदर आ जाता है और उस डेस्परेशन की वजह से आपको ईरान और नॉर्थ कोरिया से वेपन लेना पड़ता है। जो वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोड्यूसर है वो ईरान नॉर्थ कोरिया से वेपन्स ले रहा है। नॉर्मल टाइम में अगर आपको किसी कंट्री के साथ डील करना है उसमें दिक्कत नहीं है। आप मान लो ईरान के पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई, तो चाहे कोई भी देश हो जितना भी पावरफुल हो वो ईरान से डील कर सकता है। लेकिन अगर आप आउट ऑफ डेस्परेशन कर रहे हो और वो भी तब जब आप दुनिया की लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ वेपन्स हो, एक कमजोर देश के साथ लड़ रहे हो, उसके बाद आप डिस्परेशन में आ चुके हो, तो ये एक ह्यूमिलिएशन से कम नहीं है रशिया के लिए। हाँ, आप कह सकते हो कि नेटो जो है वो हेल्प कर रहा है यूक्रेन का, और बहुत सारे जो देश हैं वो अलग अलग तरीके से एड भेज रहे हैं यूक्रेन को, ये बात सही है, ये कंसिडर करने की बात है। लेकिन आप ये समझो, अगर यूक्रेन होल्ड नहीं करता शुरुआत के टाइम में, अगर यूक्रेन एक फाइट बैक नहीं देता, तो शायद ही नेटो देश जिस तरीके का सपोर्ट आज दे रहे हैं उस तरीके का सपोर्ट देते। ये देश तभी इनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आया कि यूक्रेन को वेपन भेजो, जब इन्होंने देखा कि रशिया को ये चैलेंज कर पा रहे हैं। और आप रशियन पावर को अगर देखो, इतना जो डर था रशिया का, यूरोप के सबसे बड़े बड़े देश रशिया से भिड़ने में डरते थे, आज वो देश सीधा उठ के चैलेंज कर रहे हैं रशिया को, उसके दुश्मन को वॉर के बीच में वेपन भेज के। तो बहुत सारी चीज है जिससे रशिया को श्योरली ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ रहा है। आप आर्ग्यू कर सकते हो नहीं रशिया ने तो बहुत सारे टेरिटरी गेन कर लिए हैं, फ्यूचर में ये हो सकता है, वो हो सकता है, लेकिन लार्जर पिक्चर देखो। रशियन इकोनॉमी आज शायद बूम कर रही हो, लेकिन जब वॉर खत्म होगा तब क्या? तब वापस रशिया को वर्ल्ड स्टेज में जाना होगा, इन्हीं देशों के साथ हाथ मिलाना होगा जो आज इसके खिलाफ करें। तो आई पर्सनली इन माय ओपिनियन बिलीव कि ये रशियन पावर के लिए एक अच्छा साइन नहीं है। अब इससे भी जो ह्यूमिलिएटिंग बात रिसेंटली हुई, हफ्ते भर से ज्यादा हो गए, 2 हफ्ते होने को है, यूक्रेन रशिया में घुस जाता है, रशियन टेरिटरी में घुस जाता है, और सिर्फ घुसता नहीं है, उसे कंट्रोल करता है। और 2 हफ्ते तक वो बस बहुत इजीली वहां बैठा रहता है। जो वीडियो सामने आई है, रशियन सोल्जर्स, सिविलियंस, सोल्जर्स सरेंडर कर रहे हैं, सिविलियंस बेग कर रहे हैं पुतिन को कि हमें हेल्प कीजिए, हमें हेल्प कीजिए, और रशिया अपने ही देश में इवैक्यूएशन कर रहा है यूक्रेन के डर से।
तो ये पुतिन और रशियन मिलिट्री के लिए एक और सबसे बड़ा, अगर हम कहें तो रिसेंटली, ह्यूमिलिएशन है, क्योंकि यूक्रेन उनके देश में घुसा, 2 हफ्ते तक वो बैठा रहा, वो रशिया के इमेज को, मिलिट्री को बिट बाय बिट डैमेज करता रहा। ये, एज हमने कहा है कि रशिया के इमेज के लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज है। क्वेश्चन अब आता है, क्या रशिया एक मिलिट्री जायंट है सच में, या सिर्फ एक एम्प्टी थ्रेट है, कि बस ऐसा लगता है कि हाँ बहुत मजबूत देश है, लेकिन जब लड़ने की बात आती है तो हम समझ रहे हैं कि ये एक एम्प्टी थ्रेट है, क्योंकि हमने देखा कैसे यूक्रेन में उनका उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा, क्योंकि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में रशिया सेकंड नंबर पे आता है, यूक्रेन 18। तो इसमें भी ज्यादा कोई कंपैरिजन है नहीं, उसके बावजूद रशिया को इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है। ये बात सही है कि रशिया को इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है, और उसके इमेज को ये एक बहुत ही एक ब्लैक स्पॉट उसके इमेज पे लगाता है। लेकिन ये कहना कि रशियन मिलिट्री एक एम्प्टी थ्रेट है, ये ओवर स्टेटमेंट होगा। रशियन मिलिट्री आज भी केपेबल है, आज भी बहुत स्ट्रांग है। चाहे नेटो हो, चाहे कोई भी देश हो, वो आंख उठा के रशिया को नहीं देख सकता डायरेक्टली, क्योंकि उन्हें पता है कि ठीक है, यूक्रेन में उन्होंने एक बहुत ही बड़ा ब्लंडर किया है अभी तक, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो कमजोर देश हो गए और उनके पास एक्सपीरियंस और मिलिट्री माइट नहीं बचा है। तो ये स्टेटमेंट भी सही नहीं है कि एम्प्टी थ्रेट है एक रशिया। रशिया एक इम्पोर्टेंट और पावरफुल नेशन आज भी है, जिसने एक ब्लंडर कर रखा है, और वो आज इस ब्लंडर में फंसा हुआ है, बस यही बात है। अब वर्ल्ड पे इसका क्या इम्पैक्ट होता है एग्जैक्टली, तो हम देखें तो लोग कहते हैं नेटो जो है, यूएस जो है वो बहुत फायदा कर रहा है, क्योंकि नेटो देश वापस यूएस पे डिपेंड हो रहे हैं, यूरोप वापस यूएस पे डिपेंड हो रहा है। ये बात भी सही है, लेकिन इसका सबसे जो मैसिव जो एडवांटेज हुआ है, वो चाइना को हुआ है। चाइना इस कॉन्फ्लिक्ट से बहुत ही बेनिफिट कर रहा है, इकोनॉमिकली, जियोपॉलिटिकली, क्योंकि रशिया जो है वो और ज्यादा डिपेंडेंट हो रहा है चाइना पे। आप ये बात समझो, एक ना एक दिन हर वॉर को खत्म होना है, इस वॉर को भी खत्म होना ही होना है। उस दिन रशिया को अपने आप को रिबिल्ड करने की जरूरत होगी। अब ऐसा तो है नहीं कि यूएस बिलियंस ऑफ डॉलर्स लेके आएगा, कहेगा कि रशिया ये लो, हम तुम्हें ये इतने डॉलर्स देते हैं, तुम अपनी इकोनॉमी को रिबिल्ड करो। तो एक ही ऑप्शन उनके पास अभी इस सिनेरियो में बचता है, वो है चाइना। चाइना ऑलरेडी उनकी मार्केट को कैप्चर कर रहा है। जब यूएस और यूरोपियन कंट्रीज ने रशियन मार्केट को छोड़ के वो चले गए थे सैंक्शंस के बाद, तो चाइना ने अपने सप्लाई से फ्लड कर दिया था रशियन मार्केट को, और वो धीरे धीरे करके जो अपना कंट्रोल है रशियन मार्केट पे वो बढ़ा रहा है। तो चाइना के लिए एक इस्टेब्लिश्ड मार्केट बन रहा है, वो भी एक, आप कह सकते हो, डेवलप्ड नेशन। रशिया जैसे डेवलप्ड नेशन में चाइना का पकड़ और ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है। और चाइना का एक डर हमेशा से था कि कोई उनकी नेचुरल रिसोर्सेज की सप्लाई को ना रोके। जैसे हम देखते हैं कि चाइना इतना बिलियंस ऑफ डॉलर्स क्यों पाकिस्तान में पोर कर रहा है, बहुत सारे रीजंस होंगे उसमें, लेकिन एक जो मेन रीजन है कि जो मलक्का स्ट्रेट है, जिसपे आप कह सकते हो इंडिया जब चाहे कंट्रोल अपना जमा सकता है, उस स्ट्रेट को बाईपास करके वो अपना ट्रेड कैरी ऑन करे, इस डर से, क्योंकि कल अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो इंडिया चोक कर सकता है चाइना की सप्लाई को। मेनली किस चीज का डर होगा चाइना को? चाइना तो मैन्युफैक्चरिंग हब है, तो बहुत सारे सप्लाईज उनके पास खुद है, लेकिन जो नेचुरल रिसोर्सेज जैसे ऑयल और बाकी सब हो गए, वो उनके पास, वो डिपेंड डिपेंड करते हैं बाकी देशों पे। अब जब रशिया के पास को बहुत कम ऑप्शंस बच गए हैं अपने ऑयल बेचने के लिए, नेचुरल रिसोर्स बेचने के लिए, तो नेचुरली चाइना और खरीद रहा है। तो चाइना का जो एक डर था नेचुरल रिसोर्स की सप्लाई का, वो हम ये नहीं कहेंगे हट गया है, लेकिन कम हो गया है। वो थोड़ा और फ्रीली चाइना अब अपने एम्बिशंस को परस्यू कर सकता है। और जियो पॉलिटिकली भी इससे रशिया, अब वो तो आगे देखेंगे किस किस लेवल पे डिपेंड होता है चाइना पे, लेकिन रशिया मोर और लेस इन द नियर फ्यूचर चाइना का सपोर्ट करेगा उसके जियो पॉलिटिकल एम्बिशंस के लिए, क्योंकि रशिया के पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। और इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से चाइना को एक ब्रीदिंग स्पेस मिला है यूएस प्रेशर से। देखिए, यूएस एक बहुत पावरफुल नेशन है, वो चाहे तो बहुत सारे देशों पे एक एक टाइम में ही प्रेशर डाल सकता है, लेकिन जब रशिया जैसा इंपॉर्टेंट देश उलझता है कॉन्फ्लिक्ट में, तो यूएस का बहुत सारा रिसोर्स और प्रेशर रशिया के थ्रू
तरफ डाइवर्ट होता है। तो चाइना इसमें एक एस्केप चाइना को थोड़ा सा मिल जाता है, ज्यादा नहीं, लेकिन ये हेल्प करता है। ये छोटी छोटी बातें जियो पॉलिटिक्स में आपको बहुत हेल्प करती है। अब हम आते हैं इंडिया पे क्या इम्प्लीकेशंस होगा। इंडिया के सामने चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज दोनों है। जो एक अपॉर्चुनिटी चाइना लेके बैठा हुआ है, वो अपॉर्चुनिटी हमारे पास भी है। जो रशिया है वो बहुत खुश होगा अगर इंडियन मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट रशियन मार्केट में जाती है। लेकिन इसके लिए इंडिया को अपना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बूस्ट करना होगा। हमारे सरकारों ने बहुत प्रयास किए, लेकिन सच्चाई ये है कि हम बहुत पीछे हैं। आप कहते हैं, हम सोचते हैं हम चाइना से compete कर रहे हैं, लेकिन अगर हम देखें तो हम चाइना से नहीं, वियतनाम से compete कर रहे हैं। और अगर आप हमारा साइज और सब कंपेयर करके देखो तो वियतनाम हमसे जीत रहा है इस रेस में। और बहुत लोग गुस्सा हो जाते हैं ये बात सुन के, लेकिन ये सच्चाई है। जब तक हम इस सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसकी बात नहीं करेंगे, हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। तो आज हमारा चैलेंज चाइना नहीं है। आप चाइना छोड़ दो, चाइना हमसे बहुत आगे निकल चुका है। आज हमारा कंपटीशन वियतनाम जैसा देश है। तो हमें मैन्युफैक्चरिंग में बहुत बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना होगा, बहुत ज्यादा चेंज लाना होगा, ताकि हम अपने अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा सके, और ताकि एक दिन हम चाइना को बहुत कड़ी टक्कर दे सके। तो एक अपॉर्चुनिटी रशियन मार्केट हमारे लिए प्रेजेंट करता है। अब हमें देखना है कि क्या हम इस अपॉर्चुनिटी का फायदा ले पाएंगे या नहीं। रशिया आप देखो एक मैच्योर देश है, उसकी पॉलिसी मैच्योर है। वो समझ रहा है कि वो चाइना पे डिपेंड हो रहा है धीरे धीरे, और वो बहुत खुश होगा अगर इंडिया चाइना का जगह ले लेता है। एज इन वो अपने प्रोडक्ट से रशियन मार्केट को इन्फ्लुएंस करता है, रशियन ट्रेड इंडिया के साथ बढ़ता है, इससे चाइना पे उनका डिपेंडेंस कम होगा और वो बहुत खुश होंगे इस बात को लेकर। एक और जो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी खुलता है वो है जॉइंट डेवलपमेंट ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट। अगर अब रशिया की जो डिफेंस इंडस्ट्री है अभी वॉर के टाइम बूम कर रही है, लेकिन एक टाइम आएगा ये बूम ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। उनके पास बाकी सोर्सेज से पैसे आने बंद हो चुके हैं और ये अफेक्ट करेगा उन्हें। तो इंडिया ऑफर कर सकता है एक कोऑपरेशन, जॉइंट डेवलपमेंट ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट। इससे हमारी टेक्नोलॉजी भी एडवांस होगी, हमारा डिफेंस इंडस्ट्री भी, आप कह सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा वर्ल्ड स्टेज पे। और इंडिया एक नया रोल ले सकता है मीडिएटर का वर्ल्ड स्टेज पे। एक दिन पूरी दुनिया चाहेगी रशिया से वो वापस ट्रेड करे, कोऑपरेट करे। तो इसमें रशिया और बाकी वर्ल्ड के बीच में एक ब्रिज इंडिया बन सकता है, क्योंकि रशिया भी ट्रस्ट करता है इंडिया को। यूएस ट्रस्ट ट्रस्ट एज इन वो दोस्त वाला ट्रस्ट नहीं, बट जियो पॉलिटिकली कि ठीक है हम इस देश के थ्रू अपना काम कर सकते हैं। तो यूएस वेस्टर्न नेशन भी इंडिया पे ट्रस्ट करते हैं, चाइना से ज्यादा अगर आप कंपेयर करो तो। लेकिन ये एक डबल एज सोर्ड भी है, क्योंकि यूएस जो चाहेगा कि हम और प्रो यूएस एक स्टैंड ले, चाइना इससे स्ट्रांग होगा। जैसे हमने डिस्कस किया कि चाइना के लिए कैसे फायदा है, तो यूएस चाहेगा कि एक और असर्टिव, एक और प्रो यूएस इंडिया पॉलिसी इंडियन गवर्नमेंट फॉलो करे, और वो उसके लिए हर तरीके का प्रेशर इंडिया पे डालेंगे। अब ये तो हो गया चाइना और इंडिया। बाकी वर्ल्ड पे भी आप देखो तो एक बहुत ही सैड रियलिटी हमारे सामने आके उभरता है। एक है कि हमारी दुनिया डिस्ट्रक्शन की तरफ बहुत तेजी से भाग रही, ऐसे भाग रही है कि वहां कुछ बहुत सुंदर हमें दिख के। पूरी दुनिया में आप देखो एक ट्रेंड अब हो चुका है डिफेंस बजट इंक्रीज करने का, अपने मिलिट्री को स्ट्रेंथन करने का। और ये ट्रेंड कहीं जाने वाला नहीं, ये ट्रेंड और इंक्रीज हो। और जो यूरोपियन देश है वो भी अपना मिलिट्री बजट बढ़ा रहे हैं, वो अपनी मिलिट्री पावर बढ़ाना चाह रहे हैं। इससे क्या होता है देखो, आप फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं फ्रांस और जर्मनी एनिमी है, एक एग्जाम्पल के लिए। फ्रांस अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है, तो जर्मनी जो उसके बगल में है वो देखेगा यार फ्रांस अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है तो हमें भी बढ़ाना चाहिए। क्या कल को फ्रांस हम पे अटैक कर दे, तो जर्मनी भी अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ बढ़ाने लगेगा। अब फ्रांस की पॉलिसी मेकर देखेंगे यार जर्मनी ऐसे क्यों कर रहा है, हम तो बस अपने सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए कर रहे थे, जर्मनी लगता है कुछ प्लान कर रहा है, तो हम और अपना मिलिटराइजेशन करेंगे। हम बॉर्डर पे सेना भेजेंगे कि कल को जर्मनी कुछ ऐसा ना करे। तो जर्मनी अब इस चीज को देखेगा, उसे लगेगा कि फ्रांस अब तैयार हो गया उन पे अटैक करने के लिए। तो ऐसे करके जो कॉन्फ्लिक्ट का सिनेरियो है वो आगे बढ़ता जाएगा मिसअंडरस्टैंडिंग के थ्रू। यही आप देखोगे इतने सारे देश जब अपने मिलिट्री को स्ट्रांग करेंगे, तो जो इनसिक्योरिटी है, मिसअंडरस्टैंडिंग है,
वो और बढ़ेगी और इससे कॉन्फ्लिक्ट बहुत ही पास आ जाता है ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए। अब देखो रशिया बहुत सारे लॉस सफर करता है, लेकिन एक चीज उसके पास इंटैक्ट है, वो है न्यूक्लियर वेपन। तो वो ज्यादा क्लोज चले जाएगा अपने न्यूक्लियर वेपन पे, क्योंकि उसकी बहुत सारे टैंक्स, एयरक्राफ्ट, सोल्जर्स इस वॉर में वो गवा चुका है और आगे गवाते जाएगा। तो इस वजह से अगर रशिया को लगता है कि उसकी मिलिट्री जो पावर है वो अभी, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अगर शुरू होता है मान लो नेटो के साथ, तो वो मिलिट्री पावर उसकी नहीं लड़ सकती नेटो के साथ, तो वो ज्यादा हेजिटेट नहीं करेगा न्यूक्लियर वेपन यूज करने के लिए। और इससे एक ज्यादा इनसिक्योर और डिवाइडेड वर्ल्ड जो है हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है। लेकिन हम बस यही उम्मीद कर सकते हैं कि इतनी दूर ये सिनेरियो जाए नहीं। आपको लग रहा होगा ये बहुत ही मेड अप सिनेरियो है, शायद ही ऐसा होगा, लेकिन अगर आप ट्रेंड ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे कि धीरे धीरे ही सही हम उस तरफ, एक कॉन्फ्लिक्ट की तरफ हम अपने कदम बढ़ा रहे हैं। और यही बेसिक एनालिसिस था। अगर आपको कोई भी पॉइंट पे लगता है कि ये सही नहीं है या इसका एनालिसिस दूसरी तरीके से हो सकता है, तो प्लीज डू कमेंट। वी आर ऑलवेज ओपन टू योर ओपिनियन, और हम खुश होंगे अगर आप अपनी ओपिनियन दोगे और हमारे ओपिनियन को क्रिटिसाइज करोगे। दैट्स ऑल। थैंक यू फॉर लिसनिंग। हैव अ ग्रेट डे।